नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे 2020 का जो दरोगा का मेंस हुआ था उसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 25 प्रश्न को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 18 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं 28 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। अच्छा, मार्च की बात आई तो मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए, हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। वहीं 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। वहीं 10 मार्च को मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस। वहीं 15 मार्च, बहुत बार एग्जाम में आया, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 18 मार्च को मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गोरैया दिवस। गोरैया दिवस भी बहुत बार एग्जाम में आया। विश्व गोरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। वहीं 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस। 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाए थे। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। 23 मार्च को भी हम लोग राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और वहीं 27 मार्च, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है। तो नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने इसकी स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में पंजाब में किया था। कहाँ किया था? पंजाब में किया था। अगर इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो छब्बील दास और यशपाल भगत सिंह, ये तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। इसका उद्देश्य था देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना पैदा करना या जागृत करना। वहीं इसका जो नाम बदला गया 1928 ईस्वी में, नौजवान भारत सभा का नाम बदलकर कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अच्छा, वहीं आज़ाद हिंद फौज की अगर बात करें तो आज़ाद हिंद फौज, इसकी नींव तो डाली थी कैप्टन मोहन सिंह ने 1941 ईस्वी में। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने 1941 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति चुने गए थे और उन्होंने जो है उसी समय स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी सरकार का भी गठन किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। तो वरीयता का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले वरीयता में प्रथम स्थान पे आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे आते हैं राज्यों के राज्यपाल और 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5वां का क में ही आते हैं उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। 6ठे स्थान पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष आते हैं 6ठे स्थान पे। वहीं 7वें स्थान पे आते हैं संघ के केंद्रीय मंत्री और अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। वहीं 7 का क में ही भारत रत्न से पुरस्कृत व्यक्ति भी आते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। यानी कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वह किससे बना होता है? तो काइटिन से बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
काइटिन की बनी होती है। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। किसमें? कोशिका में। अच्छा, कोशिका भित्ति की बात करें तो पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण के द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है पादप में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 4 गुना है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? कह रहा है एक समबाहुभुज का जो आंतरिक कोण है वह बाह्य कोण से 4 गुना है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं ये ज्ञात करना है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो सभी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और आंतरिक कोण का योग इसमें दिया हुआ उसका 4 गुना है। तो 360 गुना कितना हो जाएगा? 4, यानी 1440 डिग्री। मान लेते हैं कि उसकी भुजा जो है n, भुजाओं की संख्या कितनी है? n। तो n का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। n का वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। तो n-2 इंटू 180 बराबर हो जाएगा किसका? ये बहुभुज की कोण का योग। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, n का मान निकल जाएगा। n-2 इंटू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा भुजाओं का योग, आंतरिक कोण का योग। तो आंतरिक कोण का योग 1440 डिग्री है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो n का मान 10 हो जाएगा। तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? बहुभुज की भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था 17। कितना था? 17 था। उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है, मिजोरम का, इसका जनसंख्या घनत्व 52। उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व में सिक्किम का नजर आता है, उसका जनसंख्या घनत्व था कितना? 86। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार इसमें प्रथम स्थान पे था 1106। उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का नंबर 1028 उसका जनसंख्या घनत्व है। और उसके बाद केरल का नंबर 860। तो प्रथम स्थान पे बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल का नंबर था। चलिए, पोलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये नवपाषाण काल की विशेषता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण की विशेषता। अच्छा, पाषाण काल की विशेषता की अगर बात करें तो हम लोग पाषाण काल को औजारों के आधार पे 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला है पूरा पाषाण काल। इसकी विशेषता थी आग का खोज किया गया था पूरा पाषाण काल में। मानव जो उसमें थे आदि मानव थे। कैसे थे? आदि मानव थे, खानाबदोश थे। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें तो अंतोष्टि कार्यक्रम इसकी प्रमुख विशेषता थी, अंतोष्टि कार्यक्रम। और इसके जो औजार होते थे मध्य पाषाण काल के वह बहुत छोटे होते थे। वहीं नव पाषाण काल की बात करें तो उस समय का जो मानव था उन्होंने अपना आवास अस्थायी कर लिया था, यानी अस्थायी आवास, पशुपालन, जिसमें सबसे पहले पालतू पशु कुत्ता को माना गया है। वहीं कृषि मानक का पहिया और पहिए का आविष्कार ये विशेषता है नवपाषाण काल की। प्रथम खेती यानी खेती की शुरुआत किया गया था नवपाषाण काल में। वहीं ताम्रपाषाण काल तांबे का खोज किया गया था ताम्रपाषाण काल में, इसीलिए इसका नाम ताम्रपाषाण काल रखा गया था। और सबसे पहला धातु जिसका खोज किया गया था वह तांबा ही था। चलिए, प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं। विधान परिषद की बात हो रही है। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो ये बिल्कुल सही। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है, ये भी सही है। न्यूनतम
सदस्य संख्या 60 है, तो न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चौथा ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहा गया है विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। किससे कम नहीं हो सकता है? 40 से कम नहीं हो सकता है। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या गठन, इसका चर्चा संविधान के अनुच्छेद 169 में है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे वर्तमान में विधान परिषद है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, और कम की बात करें तो 40 से कम नहीं हो सकता है। वहीं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 ईयर होता है। कितना? 6 वर्ष। और प्रति दूसरे वर्ष 1/3, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो शिवाजी से संबंधित घटनाओं का क्रम जान लेते हैं। तो इसका क्रम हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी सबसे पहले पुरंदर जो दुर्ग था यानी किला था, उस पर विजय प्राप्त किया गया था। तो पुरंदर का जो किला था उस पर विजय जो है प्राप्त किया गया था। उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, तो सूरत को पहली बार लूटा गया था। सूरत को 2 बार लूटा था शिवाजी ने। और उसके बाद हुआ था राज्याभिषेक, और उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण किया था शिवाजी ने। अच्छा, शिवाजी हम लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। शिवाजी का जन्म की बात करें तो 1627 ईस्वी, 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग जो जुन्नार के नज़दीक है वहाँ हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। इन्होंने जो पुरंदर का किला जीता था वह 1648 ईस्वी में जीता था। 1648 ईस्वी में जीता था। और इन्होंने सूरत को पहली बार लूटा था 1664 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। और कर्नाटक के गोलकुंडा में इन्होंने अभियान किया था 1677 ईस्वी में। तो इसका सही क्रम यही हो जाएगा 4-2-1-3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं। तो कुल उसकी अगर दूरी पूछा जाए तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ के होता है। अपना लंबाई L मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 मीटर है। 800 मीटर ही रहने देते हैं। फॉर्मूला पे बिठाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर समय, टाइम इंटू वेलोसिटी होता है, यानी स्पीड होता है। तो दूरी बराबर टाइम इंटू स्पीड। तो दूरी L जो माने है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये कुल दूरी हो जाएगी। उसके बाद टाइम, तो टाइम लग रहा है 30 सेकेंड। कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। और उसकी स्पीड कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5/18 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 6 से काट लीजिए, 6 दूनी और 6 तिया, 3 से काट लेंगे 10, ये हो जाएगा 12, 20, 25, 100 और ये 10, यानी 1000। ये 1000 हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 800, बचेगा 200। कितना बचेगा? 200। आंसर हो जाएगा 200 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन सा नहीं है? तो गेरीमैंडरिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गेरीमैंडरिंग यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। इसका उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी जिलों की सीमाओं में हेरफेर करके
किसी विशेष पार्टी या चुनाव समूह के लिए अनुचित लाभ स्थापित करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक दलों को जब ये एहसास हो जाता है कि वे कुछ भी करें, समाज के कुछ वर्ग उन्हें कभी वोट नहीं देंगे, तब जो है यह गेरीमेंडरिंग पद्धति को लगाकर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलते हैं। तो ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, गेरीमेंडरिंग ये शब्द का उत्पत्ति जो है एल्ब्रिज गेरी से हुई, जिन्होंने 1812 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के गवर्नर के रूप में एक बिल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने बोस्टन क्षेत्र में एक चुनावी जिला बनाया, जिसने सभी मतदाताओं को अपने लाभ के लिए एकत्रित किया था। वहीं जनमत संग्रह क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र के विशेष सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। हम लोग जानते हैं जूनागढ़ को जो भारत में मिलाया गया था, जनमत संग्रह करके ही मिलाया गया था। वहीं प्रत्यावर्तन, तो प्रत्यावर्तन रिवेटिंग प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है एक या एक से अधिक संपादनों द्वारा हुए बदलाव को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वापस करते हुए पन्ने की सामग्री को पिछले अवतरण पर पुनः स्थापित करना। वहीं आरंभक क्या होता है? तो आरंभक का अर्थ होता है शुरू या आरंभ करना। उदाहरण के लिए किसी कार्यक्रम के आरंभिक व्यक्ति ही आरंभक तक नहीं पधारे हैं, ये इसका मीनिंग होता है। प्रश्न, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो ये विजय कह रहा है, एक महिला की इशारा मेरे ससुर, ये ससुर हो गया, उसकी पत्नी यानी इसकी सास हो गई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री है तो ये क्या हो जाएगी? वह महिला इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वह जो है विजय की पत्नी होगी। चलिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। यानी राजस्थान वाला जो क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें शीतकाल में जो वर्षा होती है वह किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में 3% जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। वहीं 17% वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता मानसून भी कहते हैं। इसे तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। और भारत में 80% जो वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। किससे होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। यही पश्चिमी विक्षोभ को जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। राजस्थान में इसे मावट कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया। राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सीरीज है 8, 4, 6, 15, 52, 12x 9zp। कह रहा x का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान क्या होगा? तो ये सीरीज है, इसमें देखते हैं। तो इसका जो है हाफ इससे मल्टीप्लाई किया गया। कितना मल्टीप्लाई किया गया? हाफ मल्टीप्लाई किया गया, 1/2 मल्टीप्लाई किया। इसमें जो मल्टीप्लाई किया गया 4 से 6 में 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया। 3/2 से पहली बार में हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, दूसरा बार में 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया। ये 3/2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और फिर इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये कितना हो जाएगा? 15, और फिर उसको 7/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। उसी सीरीज में हम लोग चलेंगे 12, तो 12 को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। 6 को हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 9। 9 को हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 5 = 45/2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 22.5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान क्या होगा? कह रहा है कि x का जो 1/4 है वह 6 से 5 अधिक है। 6 से कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो x का मान कितना होगा? सॉल्व कर लीजिए। 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 44। कितना हो जाएगा? 44। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा हो
तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। दो जो है अनुच्छेद वह जो है उसे छोड़कर बाकी सब जो है क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। कब? जब आपातकाल की घोषणा हो, जब आपातकाल लागू हो। तो वह दो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? वह दो जो अनुच्छेद हैं वह कौन कौन से अनुच्छेद हैं? वह अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21, ये दोनों जो है आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते हैं। तीन स्थितियों में लगाए जाते हैं: युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये तीन स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। किस में है? 6ठी अनुसूची में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस में है? 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसमें जो है स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की व्यवस्था किया गया था कि इसका वर्णन किस में है? 6ठी अनुसूची में। किस में है? 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची मूल रूप से अविभाजित असम के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र 90% से अधिक जहां आदिवासी है के लिए लागू की गई थी। ऐसे क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहिष्कृत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एक्सक्लूडेड एरियाज के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया था और ये क्षेत्र राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में थे। भारत की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय आबादियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है। वही बात करें, अनुसूची की बात आई तो प्रथम अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन है? अनुसूची की बात है तो पूरा अनुसूची देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित राज्यों का उल्लेख है। संघ शासित राज्यों का उल्लेख है। द्वितीय जो अनुसूची है उसमें किसकी चर्चा है? तो उसमें वेतन और भत्ते की चर्चा है। वेतन और भत्ते की चर्चा है। तीसरा जो अनुसूची है उसमें शपथ की चर्चा है। किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है। चौथा जो अनुसूची है विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का चर्चा है। पांचवी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची हम लोग देख लिए। 7वीं अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन है? तो शक्तियों का बंटवारा यानी सूची का वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। वहीं बात करें 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन है। वहीं 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है। चलिए, अच्छा नगर पालिका में कितने विषय हैं? नगर पालिका के लिए 18 विषय हैं और पंचायतों के लिए कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एफ्ला विष का उत्पादन होता है। एफ्ला जो विष है उसका उत्पादन किससे होता है? तो इसका उत्पादन कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्ला विष जो होता है जहरीले कैंसर जन और उत्परिवर्तन जन होते हैं जो कुछ मॉडलों द्वारा उत्पादित होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन यानी एफ्ला विष नामक पदार्थ पालतू पशुओं के लिए हानिकारक होता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ एस्परजिलस फ्लैक्स नामक कवक से प्राप्त किया जाता है जो विषैला होता है। कवक क्या होता है? तो कवक एक हरित लवक रहित, संकेंद्रित और संवहन उत्तक रहित
थेलोफाइडा होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, जबकि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक में जो भोजन होता है वह किस रूप में संचय होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होता है? संचित होता है। वहीं कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जबकि शैवाल की बात करें तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा, वायरस की बात है। ये वायरस, तो वायरस इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इसे हम लोग देख सकते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं? वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणु के अध्ययन को। जबकि जीवाणु की बात करें तो जीवाणु यह जो क्या होता है? यह एक कोशीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। जीवाणु वास्तव में पौधा नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। वहीं बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। कहाँ क्या चीज़? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ लिया गया है। जबकि अमेरिका की बात करें तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल, ये तो बहुत बार आया। वित्तीय आपात ये किससे लिया गया है? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। जबकि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो मनोनयन होता है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। वहीं ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सारे लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। चलिए, प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। तो प्यूनिक जो युद्ध हुआ था वह रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये युद्ध हुआ था 264 ईसा पूर्व बीसी से लेकर 146 बीसी के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें जो है मध्य यूरोपीय प्रदेश एवं भूमध्य सागर में कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुआ था। इसका जो प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट प्यूनिक युद्ध, 261 ईसा पूर्व से 241 ईसा पूर्व। कार्थेज के सेनापति थे सेंटिपीथस हेल्मिकर और रोमन सेना के मध्य हुआ था, जिसमें कार्थेज हार गए थे। दूसरा जो इसका युद्ध हुआ था 218 से 201 ईसा पूर्व हुआ था। उसमें कार्थेज के सेनापति हैनिबल और रेनिक्स और रोमन सैनिकों के बीच हुआ था, जिसमें भी हैनिबल यानी कार्थेज की हार हो गई थी। और तीसरा जो युद्ध हुआ था 149 से 146 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध में इसमें भी कार्थेज की पराजय हो गई थी और रोमन विजय हुआ था। चलिए, प्रश्न अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं वो क्या कहलाता है? ये क्लिनीफेंटर सिंड्रोम कहलाता है या क्लाइनीफेंटर सिंड्रोम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाती है। केवल पुरुषों में यह पाया जाता है और पुरुष क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। पुरुष क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। वहीं बात करें टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाता है। कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। यह केवल स्त्रियों में होता है और इससे स्त्रियों में बांझपन हो जाते हैं। स्त्रियाँ कैसी होती है? बांझपन हो जाती है और इसका शरीर जो है अविकसित होता है। वहीं बात करें डाउन सिंड्रोम,
तो डाउन सिंड्रोम, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, या मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है। शरीर कैसा हो जाता है? शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ और होंठ जो है मोटा हो जाता है, मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। टर्नर सिंड्रोम हम लोग देखें यह केवल फीमेल में होती है, और क्लाइनीफेंटर सिंड्रोम यह केवल मेल में होता है। किस में होता है? मेल में होता है। वहीं बात करें पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी 47 हो जाता है, या मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है, और उसका होंठ जो है, ऊपर का जो होंठ होता है वह कटा होता है। इसे पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। चलिए देख, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल सही। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है, ये भी सही। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी सही। और राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह चुने जाते हैं, और इसका कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष जो पहले होता है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री, तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और वह साधारणतः वह वैसा होता है जिसका विधानसभा में क्या हो? बहुमत हो, विधानसभा में बहुमत हो। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। अपविशिक वायस यानी फॉरवर्ड बॉयस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? घट जाती है। जबकि पश्चविशिक बायस बैकवर्ड बॉयस में पीएन संधि का चौड़ाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जबकि फॉरवर्ड में क्या होता है? घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो टोबिन टैक्स यह किस पे लगाया जाता था? तो टोबिन टैक्स या करेंसी के लेन देन पे लगाया जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जेम्स टोबिन द्वारा पहली बार करेंसी के लेन देन पर लगाए जाने वाले टैक्स का सुझाव दिया गया था। टोबिन टैक्स विदेशी पूंजी की आवक पर लगने वाला कर को कहा जाता है टोबिन टैक्स। इसका नामांकन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे जेम्स टोबिन, इनके नाम पर रखा गया। इस तरह का कर उस स्थिति में लगाया जाता है, ये टोबिन टैक्स जो है उस स्थिति में लगाया जाता है जब सरकार को महसूस होता है कि विदेशी पूंजी के कारण घरेलू वित्तीय तंत्र होता है उस पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो उसमें सरकार यह टोबिन टैक्स लगाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये था 25 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए। हम लोगों ने सारे प्रश्नों को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। अभी तो बिहार सिपाही की वैकेंसी आ गई है, लगभग 21,000 समथिंग इसकी वैकेंसी आई है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत टफ हो गया। पूरा डीपली नॉलेज लेना है, ऑब्जेक्टिव पर तो जाना ही नहीं है, पूरा डीपली पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग एग्ज़ाम के समय मारेंगे, एग्ज़ाम का 1 महीना पहले से ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। अभी सब्जेक्टिव देखिए और 1-2 सेट हो सके तो रोज़ आप लोग ऑब्जेक्टिव सेट भी 1-2 सेट मारिए, जिससे आपको अपना लेवल आंकने में अंदाज़ा मिलेगा कि उसमें क्या सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद मेरा इंक्रीजमेंट क्या हो रहा है, यानी उसमें कितनी सुधार हो रही है, स्कोर कितना बढ़ रहा है। तो दोस्तों पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है। दरोगा की वैकेंसी भी आ जाएगी, आप लोगों को तैयारी अभी से लगे रहना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।